आपको अगर स्वाभिमान बढ़ाना है तो आपको लाइब्रेरी से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि हार नहीं मानना, जुटे रहना। हम पढ़े तो हमारे साथ में और दो लोगों को लेके जा सकते हैं, मतलब मन भी शांत रहता है, आदमी इधर उधर नहीं भटक जाता। अच्छा। एक लाइन पे रहता है पढ़ाई करने के टाइम पे, कभी इधर नहीं उधर नहीं, अपने काम पे फोकस करो बस। जी जी जी। जो काम अपना पढ़ाई का है उस पे फोकस करो। ये ठीक है, हमारे तरफ से तो ये ठीक है। कैसा है, पे बैक टू सोसाइटी यानी अच्छा है। मतलब कैसा, जो भी लड़के मतलब ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, मतलब कम कीमत में भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर से आने वाले लड़के भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे वो नागपुर हो या दिगोरी हो, बस बच्चों को कम से कम 12th पास तो भी करना चाहिए, जिससे कि वो अपने भविष्य को एक सुझाव दे सके कि हाँ नहीं, अगर हमको नौकरी नहीं भी लगा तो हम अपने खुद का बिझनेस चालू तो भी कर सके, कुछ भी करके। मला तर खूप घेतात, कारण हा माझा पहिल्यांदाच अनुभव आहे. मी लायब्ररी जॉईन केली आहे, कारण या अगोदर मी लायब्ररी जॉईन नाही केली. तर मी इथे आली तेव्हाची माझा जो अभ्यास आहे खूप चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्या वातावरणात होत आहे. कारण जे घरचे आणि ते लायब्ररीमध्ये जो आपण करणार डिफरन्स, तर इथे जास्त अभ्यास होतो. यही सर कि जीवन में जो भी करना है समाज के लिए अच्छा करना है और आगे बढ़ना है. कठीण समय आहे, आगे बढ़ना है. कारण की मी घरी करायचो तर फक्त काही मिनिटच करायचो, आणि कसं आहे मग मोबाईल आला की बघितलं ते, आणि घरच्यांनी काम सांगितलं का चाललं तिकडे. आणि आता इथे बसतो तर मग दुसऱ्याला बघून मी इन्फ्लुएन्स होतो की तो अभ्यास करतोय, मी का बरं नाही करू. त्यांची स्ट्रॅटेजी समजून येते की अभ्यास कशा पद्धतीने करायचा. त्यांनी जी दीक्षा घेतलेली आहे, बुद्ध धर्माची दीक्षा, त्याच्यापासून आपण काय शिकतो की प्रज्ञाशील करुणा, लोकांशी कसं वागायचं हे बुद्धातूनच शिकतो आणि बाबासाहेबांतूनच शिकतो. लोकांशी व्यवहार कसा करायचा तो पण आपण शिकत असतो. हमारे जैसे और कई बच्चे तैयार हो, वो भी जॉब में लगे और वो उनमें भी वही भावना जो है वो कल्टीवेट हो कि वे भी आगे चलकर जहाँ कहीं भी जॉब लगता है या अच्छे ओहदे पे होते हैं, तो पे बैक टू सोसाइटी भी उनमें जो उद्देश्य है, जो एक भावना है वो कल्टीवेट होना चाहिए. जिस तरह से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो बहुत गया, जो जिसका संदेश, उनके जो ज्ञान का संदेश या तो उनकी जो विचारधारा है वो पूरे जग में फैली, पूरी दुनिया में फैली. ये धम्म संकल्प अभ्यासिका है, नागपुर के बोधि वृक्ष नगर का ये बोधि वृक्ष बुद्ध विहार. इसकी एक बुद्ध विहार पंच कमेटी है और इस पंच कमेटी ने इस अभ्यासिका का और बुद्ध विहार का ऐसा दोनों का निर्माण किया है. दरअसल हम जिस छत पर खड़े हैं, ये इसी छत के नीचे है बोधि वृक्ष बुद्ध विहार. नीचे धार्मिक कार्य होता है, बुद्ध वंदना होती है और धम्म से जुड़े हुए जितने भी गतिविधियां होती है वो सब वहाँ संपन्न होती है. लेकिन इस परिसर के बच्चे यहाँ इस अभ्यासिका में एक रीडिंग रूम की तरह, स्टडी रूम की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं. और ख़ास तौर पर यहाँ की जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का अपने स्रोतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं. इन सोर्सेज के आधार पर वे यहाँ अपनी तैयारी करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प लेते हैं. आज जिस समय हम लोग धम्म दीक्षा के ये जो 69 साल है, इसका एक छोटा सा प्रभाव आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम पहुंचे ही इस अभ्यासिका में. यह अभ्यासिका दरअसल बहुत पुरानी नहीं है, हाल ही में इस अभ्यासिका का निर्माण हुआ है. और इस अभ्यासिका में अभी थोड़े कम बच्चे हैं. वो इसलिए है कि वे अलग अलग परीक्षाओं के लिए वहाँ गए हुए हैं, और हम जिस वक्त पहुँचे तब ये हमें जो छात्र छात्राएं मिली है, जो यहाँ स्टडी करते हुए बैठी हैं, हम इन्हीं से थोड़ा बातचीत करेंगे. बेटे आपसे बात करना चाह रहे हैं. जी, आप बैठिएगा. कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से ही हूँ. नागपुर से कहाँ से हैं? यहाँ विश्वकर्मा नगर है, वहाँ से. ये बोधि वृक्ष नगर से उसकी कितनी दूरी है? कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही मेलों का. अच्छा, मतलब ये 2-4 कदमों पर? हाँ, बोल सकते हो, बिल्कुल 2-4 कदमों पर. अच्छा, मतलब पास ही में रहते हो. बिल्कुल पास में. ये जो अभ्यासिका शुरू हुई है, आपको इसका कितना फायदा होता है? सर, अभ्यासिका फायदा पूछ रहे हैं आप. एक्चुअली फायदा नहीं बोल सकते,
ऐसा ये नहीं बोल सकती कि फायदा, एक्चुअली ये तो हमें वो है जो हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है। लाइब्रेरी कहीं पर भी हो, जो बात कहीं पर भी हो, आपको अगर स्वाभिमान बढ़ाना है तो आपको लाइब्रेरी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये एक बात जब इस छात्रा से बातचीत कर रहे हैं तो निकल कर आती है कि लाइब्रेरी फायदे की चीज़ नहीं, ये स्वाभिमान की चीज़ है और ये ताकत बाबा साहेब की है। बाबा साहेब के कामों का जो प्रभाव आता है वो प्रभाव इस छात्रा की वाणी से निकल कर आ रहा है। क्या तैयारी करते हैं आप यहाँ? मैं एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एमपीएससी के लिए? हाँ। अभी पहले कभी परीक्षा दी है इसकी? हाँ जी, दी है। हाँ। लेकिन उतना अच्छा नतीजा नहीं आया अभी तक। अच्छा। लेकिन लगे रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि हार नहीं मानना, जुटे रहना। अगर अच्छा। जो हमें बढ़ाते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि जब उनके सामने इतना कुछ हुआ है, उनके साथ इतना कुछ, उन्होंने इतना संघर्ष का सामना किया, तो हम क्यों पीछे हटे? हम भी तो उन्हीं की औलाद है ना, हमें नहीं हार नहीं माननी चाहिए। क्या क्या ग्रेजुएशन आपने किस विंग में किया? मैंने बीए में किया है ग्रेजुएशन। अच्छा। कोई ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, अभी तक नहीं किया, तुम क्योंकि तैयारी नहीं कर रहे उसकी? अभी फिलहाल के लिए पूरा ध्यान इधर ही है। तो अच्छा। मैं हाँ, तो मतलब आपने पहले टारगेट बनाया कि एमपीएससी करेंगे? पहले ये हो जाए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, लॉ करेंगे, और बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारा कुछ करना है, बहुत सारा पढ़ना है। बस ऐसा है ना कि थोड़ी आर्थिक परिस्थिति अभी जो ठीक नहीं है, तो खुद के भरोसे करना है और बहुत सारा पढ़ना है, आगे तक बहुत बहुत कुछ करना है। ये जो इतना आपने जो नियोजन किया है, इतना जो प्लान किया है, ये जो आपने तय किया है, ये प्रेरणा किसने दी है आपको? अब ये कोई एक इंसान तो नहीं था, लेकिन पहले तो अम्बेडकर जी है, जिन्हें भगवान भी मानते लोग, पता नहीं क्या बोलते, लेकिन हमारे लिए तो भगवान ही है ना। अच्छा। तो एक तो उनके तरफ से है, ज्योतिबा है, सावित्रीबाई फुले है, बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोगों से प्रेरणा मिलती है, आगरकर है। इन सभी ने धीरे धीरे करके हमें पढ़ाया ना कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है करके। और जैसे कि आजकल की सिचुएशन है, तो उस हिसाब से तो पढ़ाई लिखाई के सिवा कोई बता ही नहीं सकते कि कौन अपना है और कौन पराया है करके। तो जो कुछ भी है तो पढ़ाई को साथ लेके चलो, सब कुछ अच्छा, लेकिन एक बात तो बताएं आप कि यहाँ नीचे बुद्ध विहार भी है। हाँ जी तो आप बुद्ध विहार के जो कार्यक्रम है उसे भी अटेंड करते हैं? सर, सभी तो नहीं हो पाते हैं। हाँ। जो मतलब अपने टाइम पे हो जाए तो वो हो जाते हैं। किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ होता है? जैसे कि भंते जी वगैरह आते हैं, हाँ। तो वो प्रचार वगैरह करते हैं, वो धम्म क्रांति के बारे में कुछ बताते हैं। कुछ हमेशा प्रोग्राम जो रहता है, प्रेयर वगैरह रहती है। उनके बाद जो गौतम बुद्ध ने जो कुछ साहस्य उनकी जो जीवनी पर है, वो वगैरह कुछ बताते हैं। अच्छा। उसका आपके जीवन में आप क्या देखते हैं कि कितना लाभ आपको होता है? पहले तो शांति बोल सकते हैं, शांति मिलती है। हाँ। मतलब जो बुद्ध वचन आते हैं, हाँ। कानों पर पढ़ते हैं, हाँ। तो शांति मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है, शांति मिलती है। कुछ टाइम बैठने से सुकून मिलता है, तो वो क्यों ना हो। ज़्यादा तो हमने जैसे कि इतने पढ़ाई करने के बाद ज़्यादा तो टाइम नहीं दे सकते, लेकिन 10-20 मिनट या आधा घंटा उतना बड़ी बात नहीं है ना, जब तक हम इतने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। थोड़ा टाइम देने से अच्छा, एक बात बताएं कि आपके इस एमपीएससी के लिए आपने कौन से सब्जेक्ट चुने हैं जिसको आप फोकस करके पढ़ रहे हैं? सर, जैसे कि अभी पूरा यूपीएससी जैसे हो गया है, तो इस बार तो स्किप की है मैंने, क्योंकि अदर भी एग्ज़ाम है, मुझे टारगेट करनी है, तो इस बार तो स्किप किया है। लेकिन अगले बार अगर होता है तो मैं ज्योग्राफी चॉइस करना चाहूँगी। कोई खास वजह? इंटरेस्ट है, बहुत सारी ट्रिक्स मिलती है मुझे इसमें। अच्छा। हाँ। इसलिए करना चाहोगे? इजी हो जाती है मेरी पढ़ाई, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, तो वो थोड़ा सा भी कर दे तो हो जाता है। अभी इस वक्त ये जो लोग आपको देख सुन रहे हैं, जो हाँ। आपकी उम्र के हैं, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहोगी कि इन 69 सालों में जो बाबा साहेब ने इसी नागपुर में, नाग नगरी में दीक्षा दी है, यहाँ दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि से इनके लिए अगर आपका संदेश होगा तो क्या संदेश होगा? तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उन्होंने जो हमें जो इतना कुछ दिया है, उनके कदम पे हमें चलना चाहिए। हर किसी को हो सकता है, हम सबकी को तो नहीं समझा पाए, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है ना। पूरा समंदर बनने के लिए पहले तो शुरुआत एक बूंद से ही करनी पड़ेगी। अच्छा। तो वो अगर हम धीरे धीरे और वो पढ़ाई से हो सकता है, बाकी कोई हम कितने भी समाज कार्य करते बोलते हैं ना, तो वो पढ़ाई किसी और से नहीं हो सकता। पढ़ाई के सिवाय नहीं हो सकता,
ये जो बात इस छात्रा से उभर कर आती है, इनसे जब ये बातचीत होती है, देखिएगा ये यहाँ हमारे दो मित्र हैं। हमारे जो धम्मपाल जी हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट है और इस समय हमारे साथ हैं, और आपके पास इस धम्म संकल्प बुद्ध विहार धम्म संकल्प अभ्यासिका जो है, इस अभ्यासिका का ये जो मंतव्य है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम आपका? आशीष मडवी। आशीष, मडवी, कहाँ रहना होता आपका? गोंदिया। गोंदिया। तो यहाँ आप कैसे में? मतलब रूम करके रहते हैं यहाँ पे अच्छा, नागपुर में। क्या सोचे हैं? फिलहाल तो अभी मतलब पढ़ाई करना है और नौकरी पे लगना है जल्दी। अच्छा, तो किस दिशा में ये तैयारी चल रही है? अभी तो फिलहाल में पूरा मतलब फोकस ही एक ही जगह पे है कि अभी पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी पे लगो और समाज का भला करो। अच्छा, ऐसा। ये समाज का भला करना मतलब क्या होता है? मतलब कैसा, अभी हम पढ़े यानी हम पढ़े तो हमारे साथ में और दो लोगों को लेके जा सकते हैं पढ़ाने अच्छा, के मतलब लिए। एक दीपक जले और इसलिए जले हाँ। कि बहुत सारे दिए जलते रहें। हाँ, हाँ? हमारे साथ में और दो लोग ज्यादा आ जाए हमारे अच्छा। साथ साथ में। मतलब हम पढ़े और हमारे साथ में और दो लोग आ जाए। ये जो बाबा साहेब की प्रेरणा आती है ना कि जो शिक्षा का उजाला जो है इसमें पूरी दुनिया नहा ले, तो आशीष इसी संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आशीष, एक बात तो बताएं कि आप कभी बुद्ध विहार के कार्यक्रम में शामिल होते हैं? हाँ, होता। ये जो कार्यक्रम होते हैं बुद्ध विहार में, आप इससे क्या ग्रहण करते हैं? मन को शांति मिलती है और ऐसा बाकी निगेटिव थॉट नहीं आते ज़्यादा, लेकिन आदमी का कंसंट्रेशन बड़ा रहता है। और मतलब अच्छा, आपकी पढ़ाई में कितना इसका फायदा होता है? बहुत फायदा होता है इससे। बहुत मतलब मन भी शांत रहता है, आदमी इधर उधर नहीं भटक जाता। अच्छा, एक लाइन पे रहता है पढ़ाई करने के टाइम पे, कभी इधर नहीं उधर नहीं, अपने काम पे फोकस करो बस। जी जी जी। जो काम अपना पढ़ाई का है उस पे फोकस करो, बस वही हो जाता है। आशीष, हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ लिखा है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो अभियान है, ये है पे बैक टू सोसाइटी अभियान। हाँ, तो ये जो पे बैक टू सोसाइटी जो संकल्पना है, ये संकल्पना को आप कैसा समझते हैं? ये ठीक है, हमारे तरफ से तो ये ठीक है। कैसा पे बैक टू सोसाइटी यानी अच्छा है। मतलब कैसा, जो भी लड़के मतलब ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, मतलब कम कीमत में भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर से आने वाले लड़के भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा ये फायदा होता है अभ्यासिकाओं का कि जहाँ अभावग्रस्त लोग ज़्यादा होते हैं। ये बात तो निश्चित है कि बाबा साहेब का फोकस उस समुदाय पर अधिक रहा है कि जो समुदाय अभावग्रस्त है, जिसके पास आगे बढ़ने के साधन संसाधन बहुत कम हैं, लेकिन जिनके पास ये संसाधन आए उन्होंने एक संकल्पना आगे बढ़ाई, और वो संकल्पना है पे बैक टू सोसाइटी। और इन सब ने मिलकर इस तरह से समूह में बहुत सारे भवन तैयार किए। जो धम्म दीक्षा से क्या हुआ है, ये सवाल जिनके मन में आता है उनके लिए ये एक अच्छा उदाहरण होता है, अच्छा उत्तर भी होता है कि धम्म दीक्षा से ये चीज़ बनी है कि यहाँ कुछ नई चीज़ें निकल कर आई है, और समूह में आगे बढ़ने की, एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे के कांधे से कांधा जोड़कर आगे बढ़ने की ये जो कॉन्सेप्ट होती है, ये जो संकल्पना होती है, ये संकल्पना आगे बढ़ी है। मित्र, आपसे थोड़ा बात करेंगे यार। देखिएगा, ये अभ्यासिका है और अभ्यासिका में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत थोड़ी भी जगह होती है तो हमने 3 कुर्सियां रखने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? अंकित सुलाके। आपको कौन सी भाषा सहज है? अभी मुझे हिंदी भी अच्छा लगता है, हिंदी भी आता है, मराठी भी। हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, अंग्रेजी नहीं आती? अंग्रेजी भी आती है। अंग्रेजी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है। आप कहाँ से है? मैं एमपी बालाघाट। MP बालाघाट? हाँ। बालाघाट जिले में? हाँ, जिला। तो बालाघाट में रहते हो या कहीं और गाँव? मतलब 50 किलोमीटर दूर है, एरिया में है, लेकिन बालाघाट से हाँ। 50 किलोमीटर दूर। हाँ। क्या नाम से? हाँ, दिगोरी करके है, लांजी तालुका है। अच्छा, लांजी तालुका में दिघोरी गांव से आप आए हैं। क्या पढ़ाई की है आपने? हाँ, अभी ग्रेजुएशन किया है BCA से मैंने। अभी फिलहाल कॉम्पिटिटिव का पेपर, अभी मतलब एग्जाम है, इसके लिए पढ़ाई चल रही है। अच्छा, अभी कौन सी एग्जाम दे रहे हैं? अभी सिविल सर्विस का अगले साल। सिविल सर्विसेज के लिए अगले साल एग्जाम देंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। चलो, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभेच्छाएं। एक बात आपसे समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये 69 साल हुए हैं बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा दी है। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, चाहे फिर वो आपके लांजी का हो
चाहे फिर आप यहाँ जब नागपुर में है यहाँ का हो, कितना प्रभाव दिखता है आपको बाबा साहेब के इस धम्म दीक्षा का? ये सबसे पहले तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे हम भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के आते हैं, तो कैसे जो जिनको पढ़ने की इच्छा रहती है तो उनके इस फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो नहीं रहता है। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने जगह ऐसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि उसमें रूल के हिसाब से कि जो आरक्षण है सभी बच्चों को दिया है उन्होंने, उसके हिसाब से जो नौकरी में लगेंगे उसकी जी हाँ, नौकरी में लगेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? बस वही है कि पढ़ाई करो अच्छे से। अच्छा, मतलब आगे बढ़ना है तो पढ़ना नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को नौकरी लग सके, पर वही है कि अगर आप जो पढ़ोगे तो आपके मतलब तो जीवन को बेहतर जीवन- बेहतर बनाने में उसके लिए सुविधा तो हो। सुविधा हो जाती, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत बेरोजगार भी है ना। वही हम जो समझना चाह रहे थे वो ये समझना चाह रहे थे कि चाहे आप लांजी का जीवन देखो, लांजी, दिघोरी, या तो फिर आप नागपुर तक आए, तो इस जीवन में आपको बदलाव क्या दिखता है? बाबा साहेब के कामों से कुछ बदलाव दिखता भी है या नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। दिखता है। हाँ, किस तरह का बदलाव आप नोटिस करते हो? पहली कंडीशन तो ये है कि आज के ज़माने में जो है, जो सभी जो माँ बाप लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर रहे हैं। तो ये जो पढ़ाने की जो प्रेरणा है, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा, ये बाबा साहेब के काम से आती है। हाँ, यस, यकीनन। मतलब इसको आप नोटिस करते हैं। हाँ, यस। अच्छा, आपके गांव तरफ में क्या स्थिति है? सर पहली बात तो ये है कि गांव में उतनी प्रगति नहीं है जहाँ पे अभी मैं फिलहाल रहता हूँ। लेकिन वहाँ पढ़ाई का प्रतिशत कैसा है? मेरे हिसाब से तो सर 50% है। 50%। हाँ, अच्छा, क्योंकि अभी के जो क्योंकि वहाँ पे कैसे माहौल नहीं है मेन, क्योंकि अभी जो जिसको पढ़ने की इच्छा भी है ना वो बाहर आके पढ़ाई करते हैं। तो क्या वहाँ आर्थिक स्थिति भी समस्या है या फिर लोगों की समझ की समस्या है? लोगों की समझ की समस्या आर्थिक स्थिति में? नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक है हाँ, लोगों ठीक की, है, ठीक है। मतलब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, वैसे गवर्नमेंट स्कूलें भी हैं जहाँ पढ़ा सकते गवर्नमेंट हैं, भी स्कूल है। लेकिन फिर भी 50% बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, हाँ, यस, यकीनन। आप जब नागपुर तरफ आए तो आप क्या सोचते हैं कि दिघोरी वालों से क्या कहा जाए? क्योंकि इस समय दिघोरी वाले भी आपको देखेंगे, सुनेंगे, तो उनसे क्या कहोगे आप? यही कि चाहे वो नागपुर हो या दिघोरी हो, बस बच्चों को कम से कम 12th पास तो भी करना चाहिए, जिससे कि वो अपने भविष्य को एक सुझाव दे सके कि हाँ नहीं, अगर हमको नौकरी नहीं भी लगा तो हम अपने खुद का बिजनेस चालू तो भी कर सके, कुछ भी कर ले। ऐसे अपने आप को सशक्तिकरण की ओर लेकर जाना, ये जो बाबा साहेब का संदेश है, मतलब वे चाहते हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण, और ये इन 69 सालों में ये तो ज़रूर देखा जाता है कि बाबा साहेब की प्रेरणा से ये सशक्तिकरण ज़रूर आता है। और इस समय हम लोग इस धम्म संकल्प अभ्यासिका में ये बातचीत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये 2 गुड़िया में बड़ी देर से ये पढ़ाई में लगी है। इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इनकी पढ़ाई से। क्या नाम है आपका? दीक्षा मिश्रा। दीक्षा। है। और आपका? आंचल कंगाले। आंचल। तो आंचल भी बड़ा अच्छा नाम है, दीक्षा भी बड़ा अच्छा नाम है, और दोनों नाम हमें लगता है कि ये धम्म दीक्षा से प्रभावित होकर आते हैं। ठीक है। जैसे हाँ, जो धम्म दीक्षा दी है बाबा साहेब ने, इस धम्म दीक्षा से उभर कर ये नाम सामने आते हैं ना। हाँ भाई सर। आपका नाम ही दीक्षा है, हाँ हाँ? और आपका नाम आंचल है। हाँ। मैं आप बताएं कि दीक्षा और आंचल दोनों सखियां हैं। हाँ सर। हाँ? दोनों पास पास रहती हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं आप लोग? मी यहीं पे रहते हैं, लाइब्रेरी के पास में, सामने वाले। और आप? मैं बजरंग नगर में रहती हूँ। आपको हिंदी बोलना ठीक लग रहा है, मराठी बोलना ठीक लग रहा है? हाँ, मराठी। आपको मराठी में बोलना है. मला हे सांग की यावेळी ही जी अभ्यासिका आहे, ही अभ्यासिका इथे बोधिवृक्ष नगरात आहे. बोधिवृक्ष बुद्धविहाराच्या वर या हॉलमध्ये या अभ्यासिकेचा तुम्हाला किती लाभ घेता येतो? मला तर खूप घेतात, कारण माझा पहिल्यांदाच अनुभव आहे. मी लायब्ररी जॉईन केली आहे, कारण या अगोदर मी लायब्ररी जॉईन नाही केली. तर मी इथे आली तेव्हाच माझा जो अभ्यास आहे खूप चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्या वातावरणात होत आहे. कारण जे घरचे आणि ते लायब्ररीमध्ये जो आपण करणार डिफरन्स, तर इथे जास्त अभ्यास होतो. अच्छा, हो. इथे अभ्यास जास्त होतो. आता कसली तयारी चाललेली? मी सध्या पोलीस भरतीसाठी तयार करते.
पोलीस भरतीसाठी मग तरी अभ्यासही करायचा आहे आणि Physical पण. फिजिकल पण तयारी करायची आहे. मग त्याला वेळ कसा काढताय? आमचं फिजिकल सकाळला असते 5 वाजता ते 7 वाजेपर्यंत असते आणि त्यानंतर आम्ही ते रूम करून राहते. त्यानंतर रूमवर आल्यावर आम्ही आराम वगैरे करून झाल्यानंतर इथे 11 वाजता येते. तर 11 आणि ते 6 वाजेपर्यंत आम्ही ते लायब्ररीमध्ये अभ्यास करते आणि त्यानंतर आणखी ग्राउंडला जाते 6 वाजता हम्म. शॉर्टपुट. म्हणजे खूप असा व्यस्त कार्यक्रम आहे. हा. बरं दीक्षा काय करते तयारी? मी LOC ची तयारी करत आहे, लेबॉरेटरी सायंटिफिक ऑफिसर. अरे वाह, फार छान. आणि आपको हिंदी बोलना ठीक लगता है ना? दोनों भी अच्छे लगते अच्छा, हैं। आपको हिंदी मराठी दोनों और अंग्रेजी वो भी अच्छे लगते वो भी अच्छा लगता है. आप हमें बताएंगे कि इस अभ्यासिका में आकर आपने क्या पाया? हैं। इस लाइब्रेरी में आकर सर कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है खुद में, हम्म. और जो यहाँ पे आना और जाना, स्टडी करना, सिर्फ स्टडी करना हम्म. और कंसंट्रेशन के साथ, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कहीं पर भी नहीं मिलता. जो लाइब्रेरी में इन्वायरमेंट मिलता है ना, वो बाहर भी नहीं मिलता. अच्छा, यहाँ पुस्तकें कितनी हैं किताबें कि आप अपनी ही पुस्तकें लेकर आते सिर्फ हैं? किताबें लानी पड़ती है सर. अच्छा, आप अपना स्टडी मटेरियल आप साथ में लेकर आते हैं. हाँ. यहाँ से कोई स्टडी मटेरियल आता है नहीं सर. तो आपको लगता है कि और स्टडी मटेरियल यहाँ होना चाहिए? हाँ सर, जो अपने लिए ज़रूरत है ना, हम्म. वो अदर वगैरह बुक रहते ना, वो पढ़ाने के लिए होने चाहिए बुक्स. अच्छा, मतलब जो अन्य पुस्तकें होती है हाँ. जिसमें से हमें कुछ खास चीजें पढ़नी होती है, हाँ, वो पुस्तकें होनी चाहिए. हाँ होनी चाहिए. ये इस समय आपको जो लोग देख रहे हैं, इन लोगों के लिए आपका संदेश क्या होना चाहिए? एक दीक्षा के 69 साल के इस अवसर पर दीक्षा भूमि से क्या कहना है? यही सर कि जीवन में जो भी करना है समाज के लिए अच्छा करना है और आगे बढ़ना है. कठिन समय आए, आगे बढ़ना है. समय कठिन हो सकता है लेकिन बढ़ना आगे है. हम लोग उस विंग की तरफ चलेंगे जिस विंग में और भी छात्र हैं जो कुछ बातचीत कर रहे हैं. देखिएगा कि ये जो अभ्यासिका है, अपने आप में ये जो कक्ष है, ये बड़ा अच्छा कक्ष है. और यहाँ ये हम नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 60-61 छात्र छात्राओं के पढ़ने की यहाँ व्यवस्था है इस वक्त में. और एक तरफ में छात्राएं बैठी हैं, एक तरफ में छात्र भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं छात्र छात्राएं मिक्स भी दिखाई दे रहे हैं. इस मित्र से थोड़ा बात करते हैं. भाई, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेंगे, आइएगा. आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं. दरअसल हम ये इस समय समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने जो धम्म दीक्षा दी है, इस धम्म दीक्षा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई देता है? स्पेशल थँक्स टू इंडिया आवाज की जो आमच्यापर्यंत पोचले आणि आमचा जे आवाज आहे ते सगळ्यांपर्यंत पोचवले. त्याच्याबद्दल मी त्यांचं थँक्स मानतो. आणि ते जे बाबासाहेबांनी जे दीक्षा घेतलेली आहे त्याचं इम्पॅक्ट माझ्यावरती म्हणजे आमच्यावरती हा पडलेला आहे की म्हणजे बाबासाहेबबद्दल आम्ही छोटंसं कणपण नाही आहोत. म्हणजे त्यांनी जे अभ्यास केलेला आहे, त्यांनी जे त्यांचे जे विचार आहेत, त्यांचे जे समाजाबद्दलचे विचार आहेत, आम्ही जे करतोय आणि त्यांनी जे केलं आहे, आम्ही छोटंसं पण कण नाही आहोत त्यांच्याबद्दल. आणि त्यांच्याबद्दल असं म्हणायचं की त्यांनी जे शिक्षा घेतलेली आहे, त्यांनी खूप सारं वर्ष घेतलं त्या शिक्षांना ग्रहण करण्यासाठी. त्यांच्यानंतर असंच बाबासाहेबांनी दीक्षा अशीच घेतलेली नाही की कधी पण आता बुद्ध धर्म आहे आणि ते दीक्षा घेईल असं काहीच नव्हतं. त्यांच्याबद्दल खूप वर्ष त्यांनी ऑब्झर्व केलं, त्याच्याबद्दल माहिती घेतली, त्याच्याबद्दल शिक्षण घेतलं, त्याच्यानंतर त्यांनी ग्रहण केलेली शिक्षा आहे. तुम्ही काय शिकता बाबासाहेबांच्या या दीक्षेतून किंवा बाबासाहेबांच्या एकंदरीत जीवनातून? तुम्ही जे शिकला असाल ते काय शिकता? जसं आता मी ॲज अ स्टुडंट त्यांचे जे विचार्स आहेत, म्हणजे त्यांचा जो अभ्यास करण्याची स्ट्रॅटेजी आहे. एक म्हटलं जातं की बाबासाहेब 18-20 तास पर्यंत अभ्यास करायचे भाऊ. म्हणून त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला म्हणालो की छोटंसं कण पण नाही होता. मी 18-20 तास अभ्यास करणे आणि आम्ही अभ्यास करतो ते छोटंसं पाठ आहे त्यामधलं. खूप त्यांचं दिवस कसं जात होतं, रात्र कशी जात होती, त्यांना भूक लागत होती की नाही लागत होती हे आम्हाला नाही माहिती.
तर त्यांना माहिती. पण आम्हाला आता कसं आहे, सोशल मीडियाचा टाईम आहे. थोडं मेसेज आलं की आम्ही मोबाईल बघतो, काही झालं की आम्ही इकडे तिकडे जातो. तर त्यांचं विचार कसे होते, त्यांचा एक मोटिव्ह काय होता आणि आमचा मोटिव्ह काय आहे. आमचं मोटिव्ह फक्त आता माझं मी म्हणेन की मी माझं अभ्यास मी फक्त 7 ते 8 तास करत असतो. त्याच्यामध्ये पण कसं आहे, मग मोबाईल कुणी आवाज दिला का चाललं, मग इकडे कुठे गेलो, त्याचा इम्पॅक्ट माझ्यावरती पण पडत असतो. आणि हो, आता सोशल मीडियाचा टाईम आहे तर त्याचा पण इन्फ्लुएन्स होत असतो आपण. पण या अभ्यासिकेचा तुम्हाला फायदा किती होतो? हां, या अभ्यासिकेचा फायदा म्हणजे मी आता जसं घरी करत होतो आणि इथे करायचो, की साईडच्या काही बदल दिसतो? हो, कारण की मी घरी करायचो तर फक्त काही मिनिटच करायचो आणि कसं आहे, मग मोबाईल आला की बघितलं ते आणि घरच्यांनी काम सांगितलं का चाललं तिकडे. आणि आता इथे बसतो तर मग दुसऱ्याला बघून मी इन्फ्लुएन्स होतो की तो अभ्यास करतोय, मी का बरं नाही करू. म्हणजे अशा अभ्यासिकेची गरज आहे. खूप गरज आहे. कारण की माझ्यासारखे जे स्टुडंट्स आहेत, आता मी स्वतःला पकडून दुसऱ्याला पण मानू शकतो की माझ्यात एवढी कमी आहे किंवा माझ्यात हे आहे, तर दुसऱ्याला पण असू शकते. त्याला पण त्याची गरज असू शकते की लायब्ररीची. खूप कमी लायब्ररी आहे आणि अभ्यास करणारे खूप आहे. म्हणजे लायब्ररीची गरज आहे. हां, गरज आहे. आणि मला एक सांगा की हे जे तुम्ही जे काही करता आहात, तुमची तयारी असो, तुमचा अभ्यास असो, बाबासाहेबांकडनं आलेली ही प्रेरणा आहे, या सर्व गोष्टींचा तुमच्या जीवनात बदल घडण्यामध्ये किती त्याचा प्रभाव दिसतो? त्याचं म्हणजे एक प्रकारे म्हटलं तर त्यांची स्ट्रॅटेजी समजून येते की अभ्यास कशा पद्धतीने करायचा. त्यांनी जी दीक्षा घेतलेली आहे, बुद्ध धर्माची दीक्षा, त्याच्यापासून आपण काय शिकतो की प्रज्ञाशील करुणा, लोकांशी कसं वागायचं हे बुद्धातूनही शिकतो आणि बाबासाहेबांतूनही शिकतो. लोकांशी व्यवहार कसा करायचा तो पण आपण शिकत असतो. आणि मी स्पेशल थँक्स मानतो सरांचे की त्यांनी इतका छान कमी पैशामध्ये, मी आजकाल बघतो मी जेव्हा इथे आलेलो आणि बघितलं की फक्त कमी पैशामध्ये तुम्ही जर इतकी चांगली फॅसिलिटी देत असाल लायब्ररी, तर माझ्यासारखी खूप मुलं इथे येऊन अभ्यास करतील आणि त्यांच्या जीवनमानामध्ये खूप चांगला इम्पॅक्ट पडू शकतो. आणि बाबासाहेबांचा जो प्रेरणादायी आहे माझ्यासाठी. आणि माझा जो मित्र आहे कुशल बैसारे, त्याचं मी थँक्स मानतो. कारण की आधी मी बाबासाहेबाबद्दल तितकं माहिती नव्हतं मला की बाबासाहेब आहेत का आणि बुद्ध धर्म आहे का. मग मला आमचं डिस्कशन होऊन बाबासाहेबाबद्दल मी जाणून घेतलं की बाबासाहेब आहेत काय. आणि एक प्रकारे आमचं डिस्कशन होत असतं की बाबासाहेबांचं धम्म काय आहे. आणि बाबासाहेबांचं एक ब्रीदवाक्य आहे. ब्रीदवाक्य म्हणजे एक वाक्य आहे की तुम्ही गरीब जन्माला आले तर चालेल, ते तुमची चुकी, पण तुम्ही गरीब मेले हे गरीब जन्माला आले हे तुमची चुकी नाही, पण तुम्ही गरीब मेले हे त्याच्यात तुमची चुकी आहे. हे त्याच्यात ते मोटिवेशन जे आहे ते मला बाबासाहेबांतून मिळत असते. बाबासाहेबांपासून प्रेरणा मिलते, बाबासाहेब से मोटिवेशन आता है, और ये मोटिवेशन जब समूह में स्टडी होती है तो ये बहुत ज़्यादा आता है. दरअसल बात ये है कि ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम जिस जगह पर चल रहा है उस जगह का नाम है धम्म संकल्प अभ्यासिका. और इस अभ्यासिका में ये जो खास बात जो हम देखते हैं कि यहाँ व्यवस्थापन इसका जो करते हैं, कड़बे जी हैं, इन्हीं से बातचीत किए थे जब यहाँ आए थे, तो कड़बे जी ने कहा कि हाँ ज़रूर आप आ सकते हैं. तो कड़बे जी के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और कड़बे जी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं. ईश्वर दास कड़बे जी हैं. ईश्वर दास जी, एक बात बताइए कि क्यों लगा आपको कि अभ्यासिका होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा है, अपना जो हम चारों ओर देखते हैं तो एक बहुजन समाज हमारे सामने नज़र आता है. क्योंकि हम भी जिस कंडीशन से ऊपर आए हैं,
तो हम एक देहात से आए हैं और वहाँ पर तो पढ़ने की कुछ ज़्यादा ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हमने संघर्ष से उस वक्त में किया और सामने आगे बढ़े। लेकिन हम जब अपना हासिल किया अपना जीवन का कुछ मकसद, बैंक में लगे, नौकरी की, तो हमको ऐसे लगा कि जो बिहार तो बन रहे हैं, बिहार बन रहे हैं, बना रहे लोग, लेकिन उसका उपयोग कितना होता है? सिर्फ शाम को या सुबह वंदना ले लिए हो गया। तो हमारी संकल्पना यह है कि वो बिहार बने, कम से कम दिन भर शुरू रहे और वहाँ पे चहल पहल रहे और बच्चे लोग आते रहे। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि अभ्यासिका बनाए और हमारे अड़ोस पड़ोस जो परिसर में जो बच्चे जिन्हें घर में सुविधा नहीं होती, घर में होकर भी वो जो जिस तरीके से जो एटमॉस्फेयर जो स्टडी का बनना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर हमें अभ्यासिका या लाइब्रेरी वहाँ पे मिल पाता है। तो हमने सोचा, हमारी कमेटी है और हमारी कमेटी के लोगों ने ये रखा कि भाई अपन भी बिहार को तो रिनोवेट करेंगे, लेकिन अभ्यासिका बनाएंगे और और यहीं से ये प्रेरणा आई। ये प्रेरणा आई। आप बड़े लंबे समय से पे बैक टू सोसाइटी पर काम करते हैं, हम समझे कि उसी पे बैक टू सोसाइटी का ये भी एक हिस्सा है। जरूर जरूर सर, ये पे बैक टू सोसाइटी का ये एक हिस्सा है कि हमारे जैसे और कई बच्चे तैयार हुए, वो भी जॉब में लगे और वो उनमें भी वही भावना जो है वो कल्टीवेट हो कि वे भी आगे चलकर जहाँ कहीं भी जॉब लगता है या अच्छे ओहदे पर होते हैं, तो पे बैक टू सोसाइटी भी उनके जो उद्देश्य है, जो एक भावना है, वो कल्टीवेट होना चाहिए। ये भी उसके पीछे का उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस धम्म संकल्प अभ्यासिका से यदि मैं ये चाहूँ कि धम्म दीक्षा के जो 69 साल बीत चुके हैं, तो आपका यहाँ से क्या संदेश होना चाहिए? जो इस समय ये दीक्षा भूमि का शहर है और दीक्षा भूमि के शहर से अगर कोई संदेश जाए तो क्या संदेश होगा? तो मैं इस दीक्षा भूमि से ये और इस अभ्यासिका से, धम्म संकल्प अभ्यासिका, हमने नाम भी रखा है धम्म संकल्प, तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो बोध गया, जो जिसका संदेश, उनके जो ज्ञान का संदेश या तो उनकी जो विचारधारा है वो पूरे जग में फैली, पूरी दुनिया में फैली। तो बाबा साहब ने वो पीरियड में, लेकिन आधुनिक जब हम भारत की बात करते हैं तो बाबा साहब ने ये नागपुर ही चुना। और नागपुर क्यों चुना? बाबा साहब ने अपने 15 तारीख के जो अक्टूबर 1956 को जो भाषण दिया था, उन्हें बखूबी तरीके से लिया कि नागपुर ये जो शहर है, ये नाग लोगों के, नाग राजा जो उस वक्त में थे, तो उस नाग राजाओं की ये राजधानी रही है। और नाग राजा ये बुद्ध धम्म के समर्थक भी थे और प्रचारक भी थे। तो इसलिए बाबा साहब ने नागपुर चुना। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस दिन अशोक विजयदशमी थी, और दशहरा बोलो या 14 अक्टूबर, वह इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, महान व्यक्ति जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो कोई तारीख देख के तो दीक्षा नहीं लेंगे। तो उसके पीछे ज़रूर कोई ऐतिहासिक कारण होना ही चाहिए, और वो ऐतिहासिक कारण खोज के निकाले तो उसमें ये महसूस हुआ कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध वो होने के बाद उन्होंने जो देखा, नरसंहार देखा, और उनका मन वो द्रवित हो गया और उन्होंने फिर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। और वो जो दिन था वो धम्म पूरे शस्त्र उन्होंने रख दिए और धम्म की दीक्षा ली। तो वो दिन अशोक विजयदशमी, तो वो दिन जो बाबा साहब ने चुना 14 अक्टूबर 1956, वो यथावश योगायोग से वो 14 अक्टूबर रही, लेकिन खास जो मकसद है या तो ऐतिहासिक कारण है वो सम्राट अशोक विजयदशमी। और ये बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस तरीके से जो ये अशोक विजयदशमी को पूरा फोकस होना चाहिए, महाराष्ट्र में ठीक है, लेकिन पूरे देश में ये अशोक विजयदशमी क्यों मनाई जानी चाहिए। और अशोक विजयदशमी का ये जो पर्व है पूरे भारत देश में इसका उसको उजागर करना है, उसका प्रसार प्रचार। ये विजयदशमी का पर्व जिस दिवस पर धम्म दीक्षा का ये स्मृति समारोह नागपुर में होता है, 69 साल का ये वक्त है, और इसका एक छोटा सा प्रभाव इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे थे। ये नागपुर के बोधि वृक्ष नगर का धम्म संकल्प अभ्यासिका का ये भव्य जो सभा कक्ष है, यहीं से ये बातचीत आप तक पहुंचा रहे थे। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। ये प्रभाव
हम और भी जगह पर बातचीत से आपके पास पहुंचाते रहेंगे।